ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी आईटी फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज का पीडीएफ, इसके पहले का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आप यहाँ पे समय लूंगा और आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटी कोर्स, ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको आईटी कोर्स वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, हालांकि अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो होम, हमारे बारे में नई अपडेट, जो ऑप्शन है नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आईटी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इसमें फिटर थ्योरी हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग और ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नाम। तो फर्स्ट ईयर चाहिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते इस तरह से टैब ओपन होगा। फिर नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा क्या, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। यहाँ पे सारे पीडीएफ पे किसी भी पार्ट को डाउनलोड करना है, सिंपली आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने बताया वैसे करते जाइए, बिल्कुल आसान से डाउनलोड हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसकी। पहला क्वेश्चन है हमारा, इस टूल का नाम क्या है। फिगर में टूल दे रखा है, पूछ रखा है इस टूल का नाम क्या है। कि पायलट ड्रिल है, काउंटर सिंक है, ड्रिल विथ पायलट है और काउंटर सिंक विथ पायलट है। तो हमें देखना है कि यह क्या है। देखिए काउंटर सिंक कौन सा है, तो यह फिगर जो है ना, यह मैंने अलग से ले रखा है, यह काउंटर सिंक है। काउंटर सिंक आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर पार्ट है हमारा, कोई भी पार्ट है, इसमें अगर होल बना हुआ, क्या बना हुआ है, होल बना हुआ, और हमारे पास कोई काउंटर सिंक हेड वाला स्क्रू है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू कैसे रहता है, उसका जो हेड होता है इस तरह टेपर में होता है। ये हमारा क्या होता है, स्क्रू होता है, इसमें थ्रेड कटा रहता है और इसका हेड इस तरह से टेपर में रहता है। ठीक है, और इसमें आपका जो भी होगा घुमाने के लिए बना हुआ होता है। यह क्या होगा, टेपर में ऐसे बना होता है, तो ये हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू हो जाता है। और इसके हेड को छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल होल है तो इसका हेड अंदर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यह इतना पार्ट तो चला जाएगा इस होल के अंदर, लेकिन यहाँ से यह वाला हिस्सा इसके ऊपर अटक जाएगा। तो यह वाला पार्ट भी इसके अंदर चला जाए, इसके हेड को हम लोग छुपा सके, हेड का प्रोजेक्शन ना बने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें काउंटर सिंक किया जाता है। काउंटर सिंक का मतलब है कि जो होल का ऊपरी कुछ हिस्सा वी आकृति में चैम्फर कर दिया जाता है, वी की आकृति में बढ़ा दिया जाता है। तो वी की आकृति में जब हम यहाँ पे हिस्सा बढ़ाएंगे तो जो होल होगा हमारा क्या हो जाएगा, नया वाला होल हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऊपरी हिस्सा ऐसे वी आकृति में बढ़ जाएगा और फिर नीचे सिंपल हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसका जो हेड होगा वो इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर भी आके बैठ जाएगा, तो इसका हेड जॉब से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो होल को इस आकृति में, मतलब होल को वी आकृति में ऊपर की कुछ दूरी वी आकृति में टेम्पर करना है। वी आकृति में बढ़ाने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर सिंक टूल कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कैसी आकृति है, वी जैसी बनी हुई है, तो इसके द्वारा जब होल में चलाएंगे तो यह वाली आकृति क्या होगी, यहाँ पे वी जैसी बन जाएगी। तो काउंटर सिंक को करने के लिए, काउंटर सिंकिंग करने के लिए काउंटर सिंक टूल यूज करते हैं हम लोग। यही टूल है जो काउंटर सिंकिंग करता है। ठीक है, एक क्लियर हुआ होगा, काउंटर सिंक टूल हो गया हमारा। उसके बाद क्या, देखिए पायलट ड्रिल वाले में पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल ड्रिल खुद ड्रिल जब तक होगा नहीं वहां होल होगा नहीं, तो ड्रिल वाले में हमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नॉर्मल ड्रिल बिट होती है। तो ये दोनों एक ही चीज, पायलट ड्रिल या ड्रिल विथ पायलट, लगभग एक ही चीज लिख दिया, तो इससे मतलब है नहीं। मेन हमें इन दोनों में देखना होगा काउंटर सिंक और काउंटर सिंक विथ पायलट। तो काउंटर सिंक मैंने आपको दिखा दिया, काउंटर सिंक विथ पायलट। तो ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे दांते यहाँ से यहाँ तक बने हुए काटने के लिए, और आगे देखिए अगर इसके द्वारा काटा जाएगा तो कैसे, सॉरी दांते नहीं, होल को ऊपरी हिस्सा, होल को डाया को बढ़ाएगा ना, ऊपरी हिस्सा को काटेगा। या कैसा काटेगा, तो ये देखिए आगे का कैसे है, ये हिस्सा, फिर ये पीछे हमारा ऐसे है। तो ये होल को क्या, तो भाई रिमर होते हैं हमारे जो थोड़े फिनिश कर देते थे, रिमर टाइप का एक तरह से होता है। तो हम देख रहे हैं क्या है ऊपर, ये आगे क्या आकृति कहती है, वी टाइप की ना। तो इसके द्वारा जब ये अंदर जाएगा तो ऊपर की आकृति कहते हैं वी बदल देगा, मतलब काउंटर सिंक वाला होल बना देगा यार। ठीक है, किसको बना, काउंटर सिंक होल बना देगा। तो काउंटर सिंक टूल है, लेकिन काउंटर सिंक टूल तो मैंने बताया कि यह वाला है, तो वह क्या है, तो आगे देख रहे हैं इसमें, आगे यह वाला जो हिस्सा है इसमें ना, यह इस हिस्से को हम लोग इतने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पायलट। ठीक है, जो यह वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा क्या कहलाता है, यह पायलट कहलाता है। पायलट क्यों कहलाता है, पायलट का मतलब है कि यह जो टूल है हमारा काउंटर सिंक टूल है, इस टूल को होल के प्रति संकेंद्रित रखने के लिए, होल की एक्सिस और टूल की एक्सिस एक रहे, एक चीज में बनी रहे, तभी हमारा सही से वी वाला टेम्परिंग हो पाएगा। मतलब एक्यूरेट काउंटर सिंकिंग करने के लिए हमें पायलट वाला काउंटर सिंक टूल यूज करते हैं। ठीक है, एक्यूरेट काउंटर सिंकिंग करने के लिए। ये जो आगे पायलट होता है ना, तो ये पायलट क्या होता है, पायलट हमारा ऐसे होल के अंदर आ जाता है, होल के अंदर आ जाता है, पायलट अंदर चला जाएगा। तो यह क्या करेगा, जब पायलट अंदर चला जाएगा तो टूल को बिल्कुल सेंटर में रखेगा,
टूल का जो मतलब ये हमारा होल हो गया, इसका पार्ट्स का जो होल हो गया और टूल का जो सेंटर का हो गया, दोनों बिल्कुल एक चीज में रहेंगे। तो मतलब टूल को, काउंटर सिंक टूल को होल के संकेंद्री रखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, पायलट वाले काउंटर सिंक टूल की। तो ये पायलट हमारा मदद करता है। तो आपको यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल तो है लेकिन कौन सा वाला है, पायलट वाला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को देख करके हम पहचान जाएंगे, इसको देख करके कि यह वी आकृति बना रहा है तो काउंटर सिंक टूल हो गया, और आगे यह पायलट है तो काउंटर सिंक पायलट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। चिप्स निकालने के लिए रीमर का कौन सा भाग डिजाइन किया। देखिए ड्रिल में भी वही पार्ट होता है चिप्स निकालने के लिए, और रीमर में भी वही पार्ट होता है चिप्स निकालने के लिए। जिस पार्ट से ड्रिल में चिप्स बाहर निकलता है उसी पार्ट से रीमर में भी निकलता है। अब तक तो मुझे लग रहा आप लोग का आंसर याद आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है वह चूज, फ्लूट। क्या होता है आपका, फ्लूट। यहां देख लेते हैं आपका, देखिए यह रीमर है और यह वाला जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यह वाला फिगर, तो यह क्या है, रीमर के नीचे, क्योंकि रीमर गोल होगा तो रीमर के नीचे से, यह जो रीमर का यह कटिंग है ना, यहाँ नीचे से जैसा इसका दिखेगा सर्कुलर आकृति, उसको यह बनाया गया, पूरा वृत्ताकार बनाया गया। ठीक है, तो रीमर के नीचे वाली आकृति को बनाया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए भाई, तो इसमें देखिए इस रीमर में देखिए यह कटिंग एज है, यह कटिंग एज है, यह कटिंग एज है, बाकी ये जो बीच में है ये सब क्या है, फ्लूट है। तो जब ये कटाई करेगा, काटेगा, तो फ्लूट इसमें से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये सब कटिंग एज हो गई, ये पतली पतली लाइन वाली, और ये बीच में जो खाली स्थान है क्या हो गए, फ्लूट हो गए। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए ये क्या हो गया, ये जो खाली स्थान है इसी में से यहाँ पे जो खाली वाला स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, सब क्या हो जाएंगे मेरे, ये हम लोग के देखिए लिखा भी होगा, शायद क्लियर ना दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये हमारा फ्लूट हो जाएगा। चिप्स इसी में से होते हुए निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, उसके बाद फ्लैंक क्या है, तो देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक यह जो हिस्सा हमारा है क्या है, यहां से यहां तक यह जो हमारा यह फ्लैंक है। ठीक है, मार्जिन की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक यह जो था हमारा ना, यह क्या है हमारा, यह मार्जिन है। ठीक है, अब उसके बाद यह वाला हिस्सा क्या है, इसको फेस कहते हैं। फेस क्यों कहते हैं, तो कटिंग एज से जब हमारा किसी मटेरियल को इससे काटा जाता है तो जिस फेस से या कह लीजिए जिस सरफेस से हमारा चिप्स टकराते हुए बाहर निकलता है उस सरफेस को फेस बोला जाता है। जब हम यहाँ से कटाई करेंगे, कटिंग काटेगा भाई, ये कटिंग जो वाला काटेगा तो क्या होगा, चिप्स यहाँ से टकराते हुए फ्लूट से बाहर निकल जाएगा। तो चिप्स जिसमें से टकराते हुए बाहर निकलता है उस हिस्से को क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। तो ये मार्जिन हो गया, फ्लैंक हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्जिन हो गया और यह यहाँ से यहाँ तक फ्लैंक हो गया। ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा यहाँ पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हील कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, हील कहते हैं। सभी पार्ट के नाम क्लियर हुए। बाकी ये जो कटिंग है से यहाँ पे लिया जाता है लाइन, यहाँ पे नेगेटिव रेक एंगल, मैंने आप लोगों को पीछे भी बता रखा है कि ये हमारा क्या होता है, रेक एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए फेस, हील, फेस भी आपको पता चल गया किसे कहते हैं, हील किसे कहते हैं, और ये कटाई करने वाला जो आगे था तो उसे कटिंग एज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्लियर हो गया ना कि भाई चिप्स कहां से निकल रहा है, फ्लूट से निकल रहा है। ड्रिल में भी आपका फ्लूट से चिप्स बाहर निकलता है, रीमर में भी सेम वही कहानी है। टाइप एच ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, देखिए एस वाले का, यह भी मैं आपको पहले बता रखा हूं, टाइप एच, टाइप एन, टाइप एस, तीन टाइप के हमारे ट्विस्ट ड्रिल रहते हैं हेलिक्स एंगल के हिसाब से। उनका मैंने एंगल भी आपको बताया था, उनके द्वारा किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं ये भी बताया था, और आपका किसका क्या काम है ये भी बताया था। ठीक है, तो देखिए का पूछा है तो मैंने आपको तीनों बताया था कि देखिए ये मान लीजिए पहला हो गया, किसकी बात कर रहा है यार, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल, तो ये उसके रेक एंगल के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हेलिक्स एंगल के हिसाब से, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पहला है मान लीजिए कौन सा है, टाइप एच वाला, पहला वाला क्या है, टाइप एच हो गया, दूसरा वाला टाइप एन हो गया, तीसरा वाला टाइप एस हो गया। मैंने तीनों आपको बताया था। जो एच वाले का एंगल रहता है या कितना रहता है, तो एच वाले का जो एंगल होता है 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। तो एन वाले का एंगल रहता है वो 18 डिग्री से 30 डिग्री होता है, और जो एस वाला होता है उसका एंगल जो होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री रहता है। एंगल की बात हो गई। फिर मैंने ये भी बताया था कौन सा किस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, जो एच से मैंने बताया था, एच से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मतलब ये हार्ड और टेनेसियस मटेरियल के लिए, हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए। जबकि एन वाले की बात की जाए तो एन से नॉर्मल, तो यह किसके लिए होता है, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए। वहीं पे बात किया जाए एस वाला, तो एस से क्या हो जाएगा, एस से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, सॉफ्ट वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए।
ये चीज मैंने आप लोग पहले ही बता रखी थी। तो यहाँ एस वाला पूछा है किसके लिए यूज करते हैं, तो एस वाला किसके लिए यूज हो रहा है, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन जो सी है, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल, तो हार्ड मटेरियल के लिए कौन सा है, हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग एच वाला, टाइप एच वाला यूज कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए टाइप एन वाला, एन से नॉर्मल, एस से सॉफ्ट, एच से हार्ड, तो उसी हिसाब से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिलिंग में छेद होने का क्या कारण है, कि मान लीजिए आप किसी ड्रिल बिट से किसी पार्ट्स में ड्रिल कर रहे हो, होल कर रहे हो, लेकिन वह जो होल होता है वो रफ होता है, वह चिकना होल नहीं बना रहा है, वह रफ होल बना रहा है, खुरदुरी जो होल बन रहा है वो खुरदुरापन लिए हुए बन रहा है, रफ होल बन रहा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। देखिए कह रहा है असमान बिंदु का पतला होना, ड्रिल पॉइंट में नहीं है। देखिए असमान बिंदु का अनइक्वल पॉइंट, एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो उसके पॉइंट है कि अनइक्वल पॉइंट थिनिंग हो रही है, असमान पतले हो रहे हैं। या फिर ड्रिल पॉइंट हमारा नॉट इन सेंटर, कि जो ड्रिल का पॉइंट है कि एक तरह का कटिंग एज लंबा हो जाए, एक तरफ का छोटा होगा, तब ये ड्रिल का पॉइंट सेंटर में यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया, सेंटर में नहीं आएगा। भैया हमारी जॉब होगी तो सेंटर यहाँ आएगा ड्रिल का ना, लेकिन हमारा इसका पॉइंट इधर आ गया, तो क्या होगा, जो इधर वाली सरफेस है ये कम मटेरियल को काटेगा सिर्फ इतना, पर इधर वाला ज्यादा मटेरियल काट देगा। मतलब जो हमें ड्रिल बनना चाहिए था, जो होल बनना चाहिए था, इससे इसके हिसाब से इतना चौड़ा बनना चाहिए था, लेकिन अनइक्वल लेंथ होने की वजह से, ड्रिल का पॉइंट सेंटर में नहीं होने की वजह से होल आपका इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरसाइज ड्रिल, तो अनइक्वल पॉइंट थिनिंग हो, मतलब असमान बिंदु का पतला होना हो, या ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं हो, दोनों केसेस में क्या होते हैं, ओवरसाइज का होल बन जाता है, ओवरसाइज ड्रिल हो जाती है। क्या हो जाता है, ओवरसाइज ड्रिल होल, ओवरसाइज ड्रिल, ठीक है, ओवरसाइज की ड्रिल बन जाएगी। अगर ऐसा है हमारा तो ओवरसाइज की ड्रिल होगा और उससे जो होल करेंगे वो ओवरसाइज का होल बना देगा। क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, अगर हमारे ड्रिल बिट का क्या है, ड्रिल बिट में हम लोग बात किया था किसी जॉब में जब हम लोग होल करते हैं तो ड्रिल बिट में क्या होता है, यहाँ और यह जॉब के सरफेस के बीच और इस वाले लिप के बीच में, कटिंग एज के बीच में, ये जो एंगल हमारा बनता है ड्रिल में, यही हमारा क्या होता है, यह वाला एंगल जो होता है हमारा, यही हमारा क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो क्या होगा, तो भाई क्लियरेंस एंगल कम होगा या ठीक नहीं होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन करेगा, ज्यादा फ्रिक्शन करेगा तो वहां पे हीट जनरेट होगा, मतलब ड्रिल हमारी ओवर हीट हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं अगर क्लियरेंस एंगल गलत है तो ड्रिल हमारी क्या होगी, ओवर हीट होगी, ओवर हीटेड ड्रिल, इसकी वजह से यह दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, कि अगर ड्रिल का जो कटिंग एज है यह ब्लंट हो गया, कुंद हो गया, वह तेज नहीं है, तब इसी से दिक्कत होगा। जब आपका कटिंग एज ही सही नहीं होगा तो उससे जो होल बनाएंगे तो जबरदस्ती उसमें काटेगा तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, जो होल बनेगा ड्रिल के बीट के द्वारा वह खुरदुरा बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, कि खुरदुरा कब होगा, जब हमारा क्या होगा, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होंगे, या फिर कभी कभी हम क्या होता है फीड दर बहुत अधिक तेजी से दे देते हैं, तब भी यह दिक्कत आती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि फाई 19 mm रिमिंग खेत को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। देखिए यह क्वेश्चन इस टाइप का मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं सॉरी, ठीक है, करवा चुका हूं, और उसका फार्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो यह वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से कर लोगे आप लोग। इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि भाई ड्रिल आकार का गणना करना है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ड्रिल साइज, क्या बताया था कि ड्रिल साइज बराबर क्या होगा, और रीमर का साइज क्या होगा, रीमर का साइज माइनस रीमर का अंडर साइज, रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज, ड्रिल का ओवर साइज, ये फार्मूला, ठीक है। अब क्या करते हैं, ड्रिल का साइज है, रीमर का साइज हमें, देखिए भाई रीमर का साइज की बात करा दिया ना, फाई 19 mm रिमिंग के छेद को परिष्कृत करना है। रीमर का होल कितना होगा, देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले सीरियल से वीडियो देखते आइए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ था कि भाई रीमर का अंडर साइज क्या होता है या ड्रिल का ओवर साइज क्या होता है, सब मैंने बता रखा है, दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करा कि फाई 19 mm रिमिंग खेत को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल का आकार का गणना करना था हमें, ठीक है। रीमर का साइज क्या, फाई 19 दे रखा, मतलब 19 mm है, 19 रख लिया आपने, कोई बात नहीं, माइनस ब्रैकेट में रीमर का अंडर साइज देखिए दिया है कि तालिका के अनुसार अंडर साइज कितना 0.2 है,
0.2 रख लिया हमने, प्लस ड्रिल का ओवर साइज 0.05। ड्रिल का ओवर साइज कभी नहीं बदलता, रिमर का अंडर साइज तो साइज के हिसाब से, होल के साइज के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन ड्रिल का ओवर साइज कभी भी नहीं बदलता, यह हमेशा 0.05 रहता है, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो। चलिए 19 माइनस, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या होंगे 0.2, दशमलव वाले के नीचे दशमलव, 0.05 है, दोनों जोड़ देंगे 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 19 माइनस 0.25, इनको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18.75 mm, यही आएगा ना ड्रिल का साइज। ऑप्शन देखिए 18.75 में, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। घटाना आसान है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना। 19 पॉइंट, क्योंकि दशमलव अंक है तो दशमलव 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है ना दशमलव के बाद, तो दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना घटाना 0.25, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, फिर इधर 0.25। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, 9 से एक उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा, फिर से एक उधार लेंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 बच गया क्योंकि इससे उधार ले लिया था, 9 में से 2 गया 7, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए। अब यहाँ से एक उधार ले लिया गया था, इसलिए 9 की जगह क्या 8 ही बचा, तो 8 और 1 है तो 1, 18.7 ऐसे घटा लेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे ऑपरेशन फिगर में दिखाया गया, क्या दिखाया गया जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए अंदर कोई होल है और ऊपर होल का डाया कुछ दूरी तक बढ़ा दिया गया है। ये चीज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई अगर हमारे पास पार्ट है, कोई पार्ट है उसमें इस तरह से होल किया गया है, तो किसी बोल्ट के हेड को छिपाना हो या फिर किसी बोल्ट के नट को या हेड को उसके छुपाना हो, वहां पे क्या था, काउंटर सिंक वाले हेड स्क्रू को छिपा रहे थे। नॉर्मल हमारा बोल्ट है उसके हेड को छिपाना है तो क्या करेंगे, काउंटर बोरिंग करते हैं। काउंटर बोरिंग किसको कहते हैं, तो अगर हमारा जहां पे नॉर्मल होल किया गया है तो ऊपर कुछ एक निश्चित गहराई तक होल का डाया हम ऊपर से कुछ निश्चित गहराई तक बड़ा कर दे। होल का डाया क्या करे, ऊपर से कुछ निश्चित गहराई तक, होल का डाया कुछ निश्चित गहराई तक अगर हम बड़ा कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा काउंटर बोरिंग कहलाता है। तो वही देखिए यहाँ किया गया है कि अंदर का होल नॉर्मल साइज का बना हुआ है, लेकिन ऊपर कुछ निश्चित गहराई तक हमने क्या किया, होल का डाया बड़ा कर दिया है। और यह वाला जो हिस्सा है यह होल के अंदर चला जाता है, जिससे कि इसको अलाइन रहने में मदद मिलती है, एक तरह से पायलट का काम करता है। तो यह जो ऊपर वाला कटर है या कटाई करेगा तो होल के डाया को कुछ दूरी तक बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये जो भी दिया किसका दिया, काउंटर बोरिंग का दिया है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ड्रिलिंग क्या है, तो देखिए ये ड्रिल बीट है। ड्रिल बीट के द्वारा जब किसी पार्ट में लोग ड्रिल करते हैं तो उसी को ड्रिलिंग बोलते हैं। जैसे काउंटर बोरिंग करने के लिए पहले आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ड्रिलिंग के बाद काउंटर बोरिंग होगा। ठीक है, देखिए एक बात समझ में आई, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एक चीज बोरिंग भी बता देता हूं। एक काउंटर बोरिंग होता है, एक बोरिंग होता है, दोनों ध्यान दीजिएगा। बोरिंग कब कहेंगे, काउंटर बोरिंग कब कहेंगे, जब हम ड्रिल किए गए होल, किसी पार्ट में जो ड्रिल किया गया होल है उस होल का डाया एक निश्चित गहराई तक बड़ा कर दे रहे हैं। एक निश्चित गहराई तक, एक निश्चित दी हुई गहराई तक अगर होल का डाया बड़ा कर दिया गया तो काउंटर बोरिंग। लेकिन अगर हम इस होल का डाया जो पहले से होल किया गया, इस होल का डाया पूरी गहराई तक, मतलब जितना बड़ा होल था, हम लोग क्या करें, यहां से लेकर के यहां तक पूरा होल का डाया बड़ा कर दे तो इसको बोरिंग बोलेंगे। अगर होल का डाया पूरी गहराई तक, मतलब जितना बड़ा होल है पूरे होल का ही डाया को इनलार्ज कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो वह काउंटर बोरिंग, बस बोरिंग कहलाता है। अगर हमने पूरे होल का ही डाया बड़ा कर दिया तो बोरिंग, लेकिन अगर सिर्फ एक निश्चित गहराई तक दिए गए होल को हमने गहराई तक उसके डाया को बढ़ाया तो काउंटर बोरिंग। ठीक है, हेड को छिपाने के लिए। स्पॉट पे से यह भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। देखिए ऐसा कुछ नई चीज नहीं आ रही है, जो हमारा ड्रिलिंग हो गया, ठीक है, स्पॉट फेसिंग यह दोनों है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारा क्या एक स्क्रू था, इसके लिए क्या, पहले हम लोग देखते हैं ना कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिसकी सरफेस समतल नहीं होती है, खुरदरापन रहता है, सरफेस पे खुरदरापन हो, ढलाई किया गया पार्ट हो तो समतल नहीं रहेगी। तो हम लोग पूरे जॉब को समतल करने की जगह क्या करते हैं, जहां पे हमें स्क्रू को या बोल्ट को लगाना है या वाशर लगाना है, नट लगाना है, तो उस नट या वाशर या बोल्ट के हेड के बराबर की जगह को समतल बना देते हैं, जिससे कि वाशर, नट या बोल्ट के बैठने के लिए समतल जगह मिल जाए। तो जितना दूर हमें वाशर को, बोल्ट का या नट का जितना हिस्सा जगह घेरेगा ना, सिर्फ उतने हिस्से को क्या कर दिया जाता है, समतल बना दिया जाता है, उसी स्पॉट को। इसीलिए क्या बोल रहा है,
स्पॉट फेसिंग, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पे। तो वैसे स्पॉट फेसिंग मतलब समतल बनाएंगे, लेकिन कहां समतल बनाएंगे? स्पॉट पे। कौन से स्पॉट पे? जहां पे हमें बोल्ट या का हेड या वाशर या नट आ रहा है, सिर्फ उसी स्पॉट को। बाकी समतल जो है, बाकी जो सरफेस है उसको खुरदुरा रहने देंगे, उससे हमें नहीं मतलब। लेकिन जहां पे हमारा बोल्ट का हेड आ रहा है या कह लीजिए नट आ रहा है या वाशर आ रहा है, सिर्फ उतने स्थान को हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग के द्वारा समतल बना देते हैं, जिससे कि नट बोल्ट वाशर को बैठने के लिए जगह मिल जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। तो ये इसमें यही दिखाया गया, कितना हिस्सा को गोलाई में समतल बना दिया गया है, और उसके लिए यह टूल यूज किया जाता है। इस टूल में देखिए, यह वाला हिस्सा ड्रिल होल के अंदर चला जाता है, तो ये पायलट का काम करेगा। और ये देखिए कटर है, इतना हिस्सा क्या करेगा, जहां पे होल है होल के अंदर ये चला गया, और होल के चारों तरफ घूम करके उस वाले सरफेस को समतल बना देगा। तो यह स्पॉट फेसिंग किया हुआ दिखाया गया, और यह स्पॉट फेसिंग वाला टूल है। काउंटर सिंकिंग, देखिए काउंटर सिंकिंग, तो यह फिगर आपको दिख रहा होगा काउंटर सिंकिंग। हालांकि पीछे भी हम लोग पढ़े कि इसमें क्या है, यह नॉर्मल होल था, नॉर्मल होल था, देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल होल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इसमें ऐसा स्क्रू लगाना, देख रहे हैं इसका स्क्रू क्या ऊपर टेपर में, इसका हेड कैसे है, टेपर में है। तो इस टाइप का स्क्रू हमें लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, इस नॉर्मल होल के ऊपर कुछ गहराई तक हम लोग क्या करेंगे, ऊपरी वाला हिस्सा इसका चेम्पर कर देंगे, वी आकृति में चेम्पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टूल है वी आकृति में है, तो ये हमारा काउंटर सिंक टूल हो गया। और इसको जब यहाँ पे करेंगे तो काउंटर सिंक होल हो जाएगा, और फिर ये स्क्रू इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। ऊपर देख रहे हैं ना, ये सरफेस के बराबर बैठ गया स्क्रू, ऊपर इसका सरफेस नहीं निकल रहा है, क्योंकि काउंटर सिंक के द्वारा होल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि यदि ड्रिल साइज, ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है? कि जो ड्रिल होल किया गया वो ड्रिल के साइज से बड़ा बन गया है। हमने किसी पार्ट में मान लीजिए हमने क्या किया, 10 mm का ड्रिल ले लिया, 10 mm की ड्रिल बिट लिया और उससे होल किया, लेकिन हमने देखा जब इस होल का साइज तो यह 10 mm से बड़ा बन गया, मान लीजिए 10.2 mm बन गया। तो वही पूछ रहा है कि हमारी भाई जो ड्रिल बिट की साइज थी, जिस ड्रिल बिट से हमने ड्रिल होल किया, लेकिन जो होल तैयार हो रहा है वो ड्रिल बिट की साइज से बड़ा बन जा रहा है, तो किस रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है? चलिए, कह रहा है ड्रिल इज नॉट शार्प। तो यह तो हमने पढ़ा था कि अगर ड्रिल शार्प नहीं होगी, अगर ड्रिल हमारी तेज नहीं होगी, उसकी कटिंग एज शार्प नहीं है, तेज नहीं है, तो क्या हो रहा था, तब होल हमारा खुरदुरा बन रहा था ना। तब क्या हो रहा था, होल खुरदुरा बन रहा था, होल खुरदुरा बन रहा था। ठीक है, आगे क्या, फीड रेट इज टू हाई। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर फीड रेट बहुत ज्यादा हमारा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा आप फीड दे देंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो होगा होल खुरदुरा बनेगा, होल भी खुरदुरा बनेगा और ड्रिल भी क्या होगी, ओवर हीट होगी, दोनों दिक्कत होगी। ओवर हीट भी होगी ड्रिल, और हमारा क्या होगा, ओवरहीट, ड्रिल ओवरहीट हो जाएगी, प्लस जो हम होल बना रहे हैं ना वो खुरदुरा बनेगा। या मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी जस्ट पीछे बताया था ये चीज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसमें दिक्कत आएगी। और उसके बाद क्या है, कटिंग, काटने की गति बहुत अधिक है। अगर काटने की गति अधिक होगी तब भी भाई ज्यादा स्पीड से कटाई करेगा तो ज्यादा हीट होगा, तो इसमें भी ओवरहीट की दिक्कत होती है, ओवरहीटेड ड्रिल। ठीक है, अब लास्ट है आपका कि अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। की कटिंग एज मतलब जो हमारा ड्रिल है, जो हमारी ड्रिल बीट है, उसकी कटिंग एज क्या है, अनइक्वल लेंथ है। मतलब एक साइड का ड्रिल बीट की कटिंग एज बड़ा है और एक साइड का छोटा है, तो ये अनइक्वल लेंथ हो गया ना, इधर इसकी लेंथ ज्यादा, इसकी लेंथ कम। तो यहां से पता चला इसके हिसाब से अगर लेंथ इधर भी रही होती तो यहीं तक आती, तो होल हमारा इतना ही बनना चाहिए था। लेकिन अनइक्वल लेंथ, इधर वाला होल, इधर वाला भाई जो लिप होगा लगभग इतने ही कि बराबर ही कटाई करेगा, लेकिन इधर वाला क्या करेगा, ये कटाई को बढ़ा देगा, यहां तक कर देगा। तो देख रहे हैं, अगर इसके हिसाब से रहा होता तो इतना ही होल कटाया बनता, लेकिन अनइक्वल लेंथ होने की वजह से, कटिंग एज की लंबाई असमान होने की वजह से, असमान कोण होने की, यहाँ पे एंगल की बात किया है कि वो एंगल अगर असमान हो तब भी क्या होगा, दोनों में या तो असमान लंबाई हो या एंगल असमान हो, दोनों केस में क्या होता है, जो हमारा ड्रिल का साइज होता है वो ज्यादा बन जाता है। तो वही पूछा है कि ड्रिल छिद्र ड्रिल साइज से बड़ा है तो क्या हो सकता है, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, या कह लीजिए अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, दोनों केस में यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है चूड़ी की दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाता है, लोग फ्लैंक कई बार सही करके आ जाते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड। कि थ्रेड के दो साइडों को टॉप सरफेस पे जहां ज्वाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
क्वेश्चन में क्या बोला फिर से समझिए, चूड़ी की दोनों सतह, हम देख रहे हैं ये थ्रेड मैंने आपको दिखा रखा है, फिगर मैंने अलग से लिया है आपको समझाने के लिए। चूड़ी की दो सतह, तो चूड़ी की एक सतह यह हो गई, एक सतह यह हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, चूड़ी की दो सतह मिल गई हमें। कह रहा है चूड़ी की दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को, कि जब चूड़ी की दोनों सतह जहां शीर्ष सतह पे जुड़ रही है तो उसको क्या कहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग, जो टॉप सरफेस ज्वाइन हुआ है द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड, थ्रेड के दो साइडों के द्वारा जो टॉप सरफेस पे जाकर के जुड़े हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर टॉप पे है, कोई चीज टॉप पे है मतलब शीर्ष पे है, शीर्ष पे है तो उसको क्या कहेंगे क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब शिखर या शीर्ष, यह क्या हो गया हमारा क्रेस्ट हो गया। और एक गहराई वाला पूछ लेता, यही हमारा यहाँ गहराई वाला पूछ लेता कि इसको क्या कहते हैं, ये टॉप पे हो गया, ये सबसे नीचे डाउन हो गया, तो रूट हो जाता हमारा, क्या हो जाता जड़ में है, जड़ का मतलब रूट, क्रेस्ट का मतलब शिखर, जड़, दोनों क्लियर हुआ। रूट क्या है, क्रेस्ट क्या है, फ्लैंक क्या है, तो यही जो हमारी थ्रेड है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा क्रेस्ट है, यहाँ क्या है रूट है, तो क्रेस्ट और रूट को जो मिलाने वाली सरफेस होती है थ्रेड की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लैंक कहते हैं। आसान शब्दों को समझ में आया भाई, ऊपर क्रेस्ट गहराई में रूट, भाई जड़ नीचे होती है शिखर ऊपर होती है, तो ऊपर क्रेस्ट नीचे रूट, और क्रेस्ट सॉरी रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली है जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं फ्लैंक कहते हैं। पिच क्या है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की सीधी दूरी, जैसे यह थ्रेड यहां हो गई और यह थ्रेड, दो थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं पिच कहते हैं। यहां वाला क्लियर हुआ, यहां पूछा था दो सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को, जब दो भाई किसके चूड़ी के, चूड़ी की दोनों सतहों को जब जहां पे शीर्ष सतह पे जुड़ी है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं क्रेस्ट कह रहे हैं। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्रेस्ट, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है ग्राइंडिंग व्हील के वी निर्देश में इतना में वी क्या दर्शाता है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक सेकेंड जरा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा 32, मैं इसको लिख लेता हूं पहले, 32 A 46 H 8 V। कुछ में क्या होता है आगे भी कोई ना कोई अंक दे देता है, 12 13 कुछ भी लिख देगा आगे भी, और इसमें लेकिन वहां तक नहीं दिया है, इसमें क्या किया है इसमें V तक ही दिया, जिसमें आगे भी एक और अंक बढ़ा देता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक रहेंगे ना, तो जिसमें 7 अंक रहता है तो उसमें पहला और लास्ट वाला सॉरी, तो उसमें क्या होता है उसमें जो है पहला वाला और लास्ट वाला यह निर्माता के द्वारा अपना कोड दिया गया होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट वाला नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, तो बस पहला वाला दिया हुआ है, तो यह जो पहला वाला है निर्माता के द्वारा दिया गया कोड होता है, इसका एग्जाम में आपसे पूछता भी नहीं है, जब भी पूछेगा इनमें से किसी का पूछेगा। तो जो पहला या किसको बता रहा है, या बता रहा है टाइप ऑफ अब्रेसिव को, किसको बता रहा है टाइप ऑफ अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील बनाते समय जो पार्टिकल यूज किए जाते हैं, नुकीले होते हैं ना, इस तरह से कई सारे पार्टिकल होते हैं जिन्हें आपस में चिपका करके ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं इस तरह से नुकीले तिरछे धार वाले, उनको चिपकाने के लिए जो चीज यूज किया जाता है उसे बॉन्ड या बाइंडर कहते हैं, जो इनको चिपका करके व्हील के रूप में बदलता है, जो इन कड़ों को आपस में चिपका करके रखता है उसको बॉन्ड या बाइंडर कहते हैं। अब बॉन्ड या बाइंडर चिपका करके रखा तो कितनी मजबूती से चिपका रखा, उस बॉन्ड या बाइंडर की चिपकाने की क्षमता क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इस चीज को दिखाता क्या है, इस चीज को दिखाता है ग्रेड। जो ग्रेड होता है वह बताता है कि किससे बॉन्ड या किस बाइंडर जो भी लगाया गया बॉन्ड या बाइंडर, उसकी क्षमता या शक्ति कितनी उन्हें चिपका करके रखने की। उसके बाद आपका इसमें क्या होता है बॉन्ड हो गया, मैंने बॉन्ड आपको बता दिया, बॉन्ड या बाइंडर जो चिपका कर रखते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजिनाइड बॉन्ड, इस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ग्रेड पता चल गया, ग्रेड इन बॉन्ड की शक्ति को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है कि वो जो बॉन्ड या बाइंडर है कितनी मजबूती से कितनी शक्ति से आपस में चिपका रखा है, वो ग्रेड बताता है। अब्रेसिव, तो अब्रेसिव मैंने बता दिया टाइप ऑफ अब्रेसिव की कौन सा, जो हम लोग अब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहे हैं ये कौन सा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, किसका बना हुआ है, ए से है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरह से अलग अलग आते हैं ना, ये वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड को दिखाता है। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज आपका बताता है कि जो अब्रेसिव पार्टिकल हम लोग यूज कर रहे हैं यह छोटे साइज का है बड़े साइज का है,
ग्रेन साइज, ग्रेन के साइज को बताएगा कि छोटे कण है या बड़े कण है, नंबर के द्वारा दिखाया जाता है। 12 नंबर, 34 नंबर, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई अगर छन्नी ले लीजिए, अगर कोई बोले आपसे कि इसमें अब इस ग्राइंडिंग व्हील में 24 नंबर का जो है 24 नंबर ग्रेन साइज का हम लोगों ने एब्रेसिव पार्टिकल यूज किया है, तो 24 नंबर ग्रेन साइज का मतलब ये हो गया कि जिस छन्नी से इस कण को छाना गया होगा उसमें 1 इंच स्क्वायर जगह में 24 होल होंगे। 1 इंच स्क्वायर जगह में कितने होल होंगे? अगर एक छन्नी में 1 इंच स्क्वायर होल में 24 होल है तो उसे बोला जाएगा कि वो 24 नंबर वाले ग्रेन साइज, उसमें से जो छाने हुए कण निकलेंगे वो 24 नंबर के कहलाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज और होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। ठीक है, तो वो संरचना बताया जाता है 2 टाइप का होता है। स्ट्रक्चर हमारा कितने टाइप का होता है? स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप का होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 0 से 7 नंबर तक डेंस और 8 से 14 नंबर तक ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो डेंस और ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ना कि जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल थे और बॉन्ड या बाइंडर जो इनको चिपका कर रखने वाले थे, उन दोनों की मात्रा। तो जो बॉन्ड या बाइंडर होता है जो चिपका करके रखता है, बॉन्ड या बाइंडर भी कहते हैं, यह हमारा जो यूज किया जाता है ना, यह लगभग 10 से 30% यूज करते हैं। 10% से लेकर के 30% तक यूज करते हैं। तो जब हमारा एब्रेसिव पार्टिकल में अगर हम 10% बाइंडर यूज करेंगे, बॉन्ड यूज करेंगे, चिपकाने वाला पदार्थ यूज करेंगे, तो इसका मतलब 90% क्या होगा? एब्रेसिव पार्टिकल होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम बॉन्ड या बाइंडर 10% ले ले तो हमारा 90% क्या हो जाएगा? एब्रेसिव पार्टिकल होगा, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड या बाइंडर है दोनों मिलाकर ग्राइंडिंग व्हील बना है। भाई एब्रेसिव पार्टिकल हो गए, उन्हें चिपका करके रखने के लिए बॉन्ड या बाइंडर हो गया। और अगर हम बॉन्ड या बाइंडर 30% यूज कर लें, कितना? 30%, तो इसका मतलब एब्रेसिव पार्टिकल अब कितना परसेंट यूज होगा? 70%। जो जगह बचेगा वही ना। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बॉन्ड या बाइंडर हमने 30% यूज किया तो एब्रेसिव पार्टिकल सिर्फ 70% है। अगर 70% ही एब्रेसिव पार्टिकल है, मतलब 70 ही पार्टिकल है, तो वो क्या होंगे? आपस में दूर दूर होंगे। दूर दूर क्यों होंगे? क्योंकि बॉन्ड या बाइंडर ज्यादा है, इनके बीच में बॉन्ड या बाइंडर इनको चिपका के रखने वाला पदार्थ ज्यादा होगा, चिपका करके रखने वाला पदार्थ ज्यादा होगा। लेकिन अगर वहीं पे बॉन्ड या बाइंडर सिर्फ 10% यूज किया जाए तो एब्रेसिव पार्टिकल कितने हो गए? 90%। तो इस केस में क्या होगा? तब हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होंगे थोड़े नजदीक नजदीक होंगे, आपस में क्या होंगे? नजदीक नजदीक होंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो ओपन स्ट्रक्चर, जब नजदीक नजदीक होंगे तो डेंस स्ट्रक्चर। क्या होगा? दूर दूर तो ओपन, नजदीक नजदीक होंगे तो डेंस स्ट्रक्चर। तो अगर एक तरह से बोला जाए तो यही है जो हमारे क्या, ये मात्रा को बता रहे हैं बॉन्ड या बाइंडर के। बॉन्ड की मात्रा कितनी है तो यही बताएगा ना, स्ट्रक्चर बताएगा ना। डेंस स्ट्रक्चर मतलब घना, डेंस का मतलब क्या? घना। तो आप समझ जाओगे कि यह जो क्या है, घना वाला नजदीक नजदीक है तो डेंस स्ट्रक्चर, दूर दूर है तो ओपन स्ट्रक्चर। मैंने अभी क्या बोला ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं कि अगर कण नजदीक नजदीक है मतलब बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कम यूज की गई है, तब हमारा वो डेंस स्ट्रक्चर होता है। जब बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा होगी तो कण दूर दूर होंगे, ये ओपन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यही कई बार एग्जाम में पूछता है कि यह जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड की मात्रा कौन बताता है? बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा तो हमारा स्ट्रक्चर बताता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास क्या है? डेंस स्ट्रक्चर है, तो आप समझ जाओगे डेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या? कण नजदीक नजदीक। अगर कण नजदीक नजदीक है तो इसका मतलब बॉन्ड या बाइंडर कम यूज हुआ होगा, इसका मतलब बॉन्ड की मात्रा या बाउंड्री की मात्रा कम है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए ओपन स्ट्रक्चर है तो आप समझ जाओगे ओपन स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? कण दूर दूर, जो ओपन टाइप की कण दूर दूर थे, कण दूर दूर है तो उसके बीच में बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा होगा। बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर की मदद से पता चल जा रहा है कि कब बॉन्ड की मात्रा ज्यादा है, कब बॉन्ड की मात्रा कम है। ठीक है, जैसे ईंट होता है ना, अगर ईंट आपका क्या है, ईंट आपका दूर दूर हो जाए तो बीच में सीमेंट या बालू की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ईंट आपकी नजदीक नजदीक हो जाए तो सीमेंट या बालू की मात्रा कम हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे है, कण दूर दूर हो जाए तो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा, जैसे दो ईंटों को चिपकाने के लिए सीमेंट यूज किया जाता है बीच में, वैसे यहाँ पे कणों को आपस में चिपकाने के लिए बॉन्ड या बाइंडर यूज किया जाता है। तो जब हमारे कण दूर दूर तो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा, कण नजदीक नजदीक बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कम। समझ में आया होगा चीजें? ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा, मैंने यहीं पे आपको बता दिया, आगे मिलेगा तो मुझे आसानी होगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अभी पहला टाइप ऑफ एब्रेसिव को, दूसरा जो होता है हमारा यहाँ ना, यह बताता है ग्रेन साइज को, कि जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए हैं उनका साइज क्या, छोटे हैं या बड़े हैं। उसके आगे जो यह बॉन्ड ग्रेड को बताता है, मतलब ताकत को, जो बॉन्ड या बाइंडर यूज किया गया है उसकी ताकत कितनी है उसको ग्रेड ही तो बताता है, तो यह ग्रेड हो जाएगा। यह ग्रेन साइज या फिर इसको ग्रिड साइज भी कभी कभी बोलता है,
यह जो 8 नंबर है यह स्ट्रक्चर को बताता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ओपन स्ट्रक्चर है कि डेंस। तो मैंने बताया था डेंस वाला 0 से 7 नंबर डेंस और 8 से 14 ओपन। इसका मतलब यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस ग्राइंडिंग व्हील की ओपन स्ट्रक्चर है। यह किसको बताता है? स्ट्रक्चर को। लास्ट जो वी बच गया यह किसको बताता है? यही बताता है हमारा क्या, बॉन्ड या बाइंडर को, कि विट्रीफाइड बॉन्ड है, रेजिनाइड बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, सेलेक्ट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो वो यही बताता है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वी किसको दिखाता था? बॉन्ड या बाइंडर को दिखाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या, बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है? कि जो अब्रेसिव पार्टिकल होंगे हमारे अलग अलग मटेरियल बने होते हैं ना भाई, देखिए यहाँ पे है ना, सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है, व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड है। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी दो टाइप के हो गए, ब्राउन वाले हो गए और व्हाइट वाले हो गए। एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए व्हाइट वाला, ब्राउन वाला। वैसे सिलिकॉन कार्बाइड भी दो टाइप के होता है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड और ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। ब्लैक वाला नहीं दिया है क्या? चलिए उसको भी मैं लिख देता हूं। ग्रीन वाला भी होता है और एक ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे कि जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए तो किसका कहां यूज करते हैं, मैं सबके बारे में बता देता हूं, फिर जो क्वेश्चन में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए कह रहा है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड ब्राउन है। पहले क्या है मैंने बताया सिलिकॉन कार्बाइड में दो हैं, ब्लैक वाले और ग्रीन वाले। ब्लैक वाला कहां यूज किया जाता है? तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कठोर धातु के लिए। किसके लिए? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली हार्ड मटेरियल के लिए या कठोर धातु के लिए? कठोर धातु के लिए, ठीक है। उसके बाद यहीं पे बात की जाए किसकी, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का, तो यह लिख किया जाता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कठोर धातु के लिए। इन पॉइंटों को नोट जरूर कीजिएगा। आई बात समझ में? या फिर कह लीजिए वेरी हार्ड, बहुत कठोर मटेरियल हो, वेरी हार्ड मटेरियल के लिए, वेरी हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। या फिर कह लीजिए ये स्पेशली बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन ठीक है। ये स्पेशली बनाया जाता है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूलों की, सीमेंटेड कार्बाइड टूलों की ग्राइंडिंग के लिए, कार्बाइड टूल की ग्राइंडिंग के लिए। अगर हमें सीमेंटेड कार्बाइड का कोई टूल बना हुआ है उसकी ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए भी हम लोग ये ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। दोनों की पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आती है बात किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला। उसमें भी हमारा कौन कौन सा है, व्हाइट वाला है और ब्राउन वाला है, ठीक है। तो देखिए पहले ब्राउन वाला मैं आपको बता देता हूँ, प्रोवाइड लिख लेंगे। देखिए जो ब्राउन वाला है हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, किसके किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है या कार्बन स्टील के लिए, अगर हमें कार्बन स्टील की ग्राइंडिंग करनी है, या फिर कह लीजिए माइल्ड स्टील की करनी है। माइल्ड स्टील को एमएस लिख सकते हैं, माइल्ड स्टील की करनी है, ठीक है। या फिर हमारा रॉट आयरन की करनी है, पिटवा लोहा, रॉट आयरन का करना है, पिटवा लोहा का करना है, ठीक है। या फिर किसी जनरल पर्पज के लिए यूज करना है, सामान्य कार्यों के लिए, जनरल पर्पज के लिए, ठीक है। जनरल पर्पज के लिए यूज करना है। या फिर कह लीजिए ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल, ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल, मतलब टफ मटेरियल की अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तब भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। किसका? ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इस ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग लो वाले का, सॉरी व्हाइट वाले का। व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहां यूज करते हैं? तो इसका यूज किया जाता है हमारा हार्ड किए हुए हाई स्पीड स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील, या कह लीजिए डाई स्टील के लिए, डाई स्टील के लिए। या फिर हम लोग इसका यूज करते हैं फेरस एंड फेरस एलॉय के लिए, फेरस एंड फेरस
एलॉय के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाई स्टील की ग्राइंडिंग की बात किया था, तो डाई स्टील, हार्ड किए हुए स्टील, हाई स्पीड स्टील हो या डाई स्टील हो, दोनों के लिए क्या यूज होता है, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लेंगे, इससे कहीं भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगला कह रहा है कौन सा शब्द व्यक्तिगत, व्यक्तिगत देखिए थोड़ा हिंदी कन्वर्जन में दिक्कत है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना, इंडिविजुअल अब्रेसिव गेंस के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। अभी देखिए मैं आपको ये चीज पीछे बता चुका हूं, ग्रेन साइज क्या है, ग्रेड क्या है, अब्रेसिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, चारों चीजें मैंने पीछे बता दी है। दोबारा हम लोग समय खराब नहीं करेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने स्ट्रक्चर में बताया था ना, स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है ओपन स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर, और एक होता है हमारा क्या डेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है डेंस, मैंने बताया था 0 से लेके 7 नंबर तक डेंस स्ट्रक्चर, 8 से लेके 14 नंबर तक ओपन स्ट्रक्चर बताया था ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना होता है वह बना होता है किसका, अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल प्लस इनको आपस में चिपका के रखने के लिए जो यूज होता है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड या बाइंडर। आपस में चिपका करके रखने वाला जो होता है वो बॉन्ड या बाइंडर होता है। बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा 10% से 30% तक रहती है, और जो होता है बाकी अब्रेसिव पार्टिकल रहता है। तो यहाँ पे हमने बात किया था, कह रहा ना कि ग्रेन्स के भी मौजूद बॉन्ड की मात्रा, कि बॉन्ड अगर कहीं भी ग्रेन्स है या जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल हैं इनको आपस में चिपका करके रखा गया है, तो उसमें बॉन्ड की मात्रा कितनी है कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया था कि वो स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया था कि कण दूर दूर होंगे, कण दूर दूर होंगे। डेंस का मतलब मैंने बताया था कण पास पास होंगे। तो अगर कण दूर दूर है तो क्या होगा, तो बीच में ज्यादा हमें ना क्या लगेगा, ज्यादा बॉन्ड या बाइंडर लगेंगे। भाई कण दूर दूर है तो बीच में चिपकाने वाला मटेरियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, कण पास पास है तो बीच में चिपकाने वाला मटेरियल कम लगेगा। तो बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। कब, जब कण पास पास है, और कण दूर दूर है तो ज्यादा हो गया। या किससे पता चला कण पास पास है या दूर दूर है, स्ट्रक्चर से पता चला कि ओपन स्ट्रक्चर है डेंस स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हमें पता चल पा रहा है कि कब हमारा ये बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा है कब कम है, ठीक है। तो वही चीज पूछा था कि बीच बॉन्ड की मात्रा को इंगित कौन कर रहा है, स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्ट्रक्चर की वजह से हमें पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है। देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना, यहाँ पे जो खींची बिल्कुल सीधी लाइन है जिसपे फिर डिवीजन इसमें भाग किया गया है। तो जो बिल्कुल सीधी लाइन है ये वाली, ये यहां से यहां तक बिल्कुल सीधी लाइन, इसको हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटम लाइन, ठीक है। इस वाले को जो है यह जो हिस्सा है इसको हम लोग बैरल बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, वह नाम आप लोग बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। मैंने आपको बताया है बैरल तो बोला गया है, इसको बैरल बोलते हैं, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे देखिए इसी बैरल पे आपका क्या है, ऊपर ये 10 सीधी लाइनें खींच दी जाती है। मैंने आपको बताया था 10 लाइनें खींच दी जाती है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पूछा भी है। और ये जो 10 लाइनें खींच दी जाती है इसको हम लोग वर्नियर लाइन या फिर वर्नियर डिवीजन बोलते हैं। वर्नियर लाइन या फिर वर्नियर डिवीजन बोलते हैं। बाकी यह क्या है हमारा, तो ये हमारा सिंबल है, सिंबल है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए बैरल पता चल गया, डेटम लाइन पता चल गई, वर्नियर डिवीजन। तो यह क्या है हमारा, वो इसकी बात किया था, तो यह क्या वर्नियर डिवीजन है या वर्नियर लाइन है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी उसी का मैंने यहाँ फिगर ले रखा था पूरा, ताकि आपको पता चल जाए कि यह क्या है हमारा, इधर वाले हिस्से को हम लोग एन्युअल कहते हैं। क्या कहते हैं, एन्युअल कहते हैं। यह हमारा मेजरिंग फेस है, ठीक है। यह स्पिंडल है हमारा, क्या है, स्पिंडल है। यह जो यहाँ पर है इसकी घुमा देते तो स्पिंडल लॉक हो जाता, फिर आगे पीछे नहीं जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल लॉक बोलते हैं। स्पिंडल लॉक, उसको लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। यह यू आकृति में बना हुआ है तो इसको हम लोग यू फ्रेम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यू फ्रेम बोल देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। और आपसे मैंने बोला है कि दूसरा वाला नाम आप लोग बताओगे, बैरल के अलावा एक और नाम से जानते हैं। यह जो बिल्कुल सीधी लाइन है यह डेटम लाइन हो गया हमारा। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा थिम्बल हो गया। क्या हो गया, थिम्बल हो गया। यह जो लास्ट में बिल्कुल इसको हम लोग रैचेट स्टॉप कहते हैं, रैचेट स्टॉप। चलिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ वर्नियर डिवीजन है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था कि टेलीस्कोपिक गेज और एक होता है क्या, स्मॉल होल गेज, जिसे हेमी स्फेरिकल गेज
के गेज के नाम से भी जानते हैं। तो स्मॉल होल गेज या हेमी स्फेरिकल गेज जो होता है वह 3 से 13 mm तक की डाया को, मतलब कहीं भी हमारा होल बना हुआ है तो 3 से लेकर के 13 mm तक के आंतरिक होल को चेक करने के लिए, उसके व्यास को चेक करने के लिए स्मॉल होल गेज या हेमी स्फेरिकल गेज यूज करते हैं। लेकिन अगर उससे होल का साइज ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं किसका, टेलीस्कोपिक गेज का। इसका यूज किया जाता है 8 से लेकर के 150 mm तक, 8 mm से लेकर के 150 mm तक होल के आंतरिक व्यास को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। या कह लीजिए जहां पे कहीं गहराई में, किसी जगह गहराई में ग्रुप्स की चौड़ाई वगैरह को चेक करना हो या गहराई में कहीं होल को चेक करना हो तो ऐसी जगहों पे टेलीस्कोपिक गेज आ जाता था काम में। इसमें जो होता है ऊपर या क्या है हमारा, ये हमारा हैंडल है, क्या है, हैंडल है। यह जो यह हिस्सा है ना, ये प्लंजर को लॉक करता है। दरअसल देखिए यहाँ पे यह वाला और यह वाला हिस्सा, यही दोनों क्या होता है, कहीं भी अगर हमारा जॉब होगा ना, यह मान लीजिए जॉब है, हमें इसका यह चेक करना है कि इसके बीच में स्लॉट की चौड़ाई कितनी है। तो यह जो हमारा है इसको क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं स्प्रिंग लगा हुआ दिख रहा है, ये अंदर जो है ना, यह क्या है हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। तो हम इसको दबाते हैं तो टेलीस्कोपिक लेग होता है या प्लंजर, जो ये के रूप में पूछ रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलीस्कोपिक लेग, या फिर इसको प्लंजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लंजर भी बोलते हैं, दोनों नाम जानते रहेंगे हम लोग, प्लंजर। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग के प्रभाव में यह क्या होता है, आगे पीछे कैसे हम लोग दबा सकते हैं। तो इसको हम लोग जो दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होने के बाद यहाँ हैंडल है और इसको बोलते हैं प्लंजर लॉक। यह जो है प्लंजर लॉक या कह लीजिए टेलीस्कोपिक लेग के लॉक कर देगा। तो जब हम लोग इसको दबाते हैं तो घुमा देंगे हैंडल को, प्लंजर लॉक हो जाएगा। इस होल के अंदर डालेंगे, फिर हैंडल को घुमाएंगे तो प्लंजर लॉक ओपन हो जाएगा और वो क्या होगा, स्प्रिंग के प्रभाव में तुरंत खुल करके पूरा फैल जाएगा और इन दोनों में यहाँ टकरा जाएगा। जब टकरा जाएगा फिर हैंडल को घुमा करके वहीं पर लॉक करके उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको ले जाकर के हमें माइक्रोमीटर पे इसकी रीडिंग पढ़नी होती है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे ये दो चीजें क्लियर हुई। बाकी जो इधर वाला हिस्सा या क्या है, फिक्स है, इधर वाले स्प्रिंग के प्रभाव में अंदर बाहर हो रहा है, इसलिए इसको टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर कहते हैं। लेकिन इधर वाला हिस्सा फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग फिक्स्ड लेग। क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेग, ठीक है। और यह वाला जो हिस्सा होगा, यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, ये दोनों क्या होंगे, ये जॉब के संपर्क में आते हैं, इसलिए इन दोनों हिस्सों को हम लोग मेजरिंग फेस बोलते हैं, मेजरिंग फेस। ठीक है, देख ले कुछ छोटा तो स्प्रिंग क्या है पता चल गया, हैंडल क्या है यह भी पता चल गया हमें, फिक्स्ड लेग क्या है यहाँ वाला है, टेलीस्कोपिक लेग क्या है ये वाला। और इसी को पूछा भी था क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, टेलीस्कोपिक लेग, या इसी को हम लोग प्लंजर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इस टूल का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दिखा रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि यह अभी इस क्वेश्चन में पीछे 2 बार आ चुका है। दोनों बार मैंने डिटेल में बताया था कि यह क्या होता है भाई, जो नॉर्मल होल है तो ऊपरी होल के सिरे को क्या तो वी आकृति में चैम्फर करने के लिए हम लोग इस टूल को यूज करते हैं कि इसकी भी आकृति कैसी वी जैसी बनी हुई है। तो इससे क्या होता है, ऊपर की आकृति वी आकृति में बड़ी हो जाती है, जिससे कि जो हमारे काउंटर सिंक हेड स्क्रू होते हैं उनका हेड जब आपके सरफेस के अंदर छिप सके, उसका सतह पे टकराव ना आए। तो यहाँ पे क्या है, काउंटर सिंक टूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, काउंटर सिंक टूल दिखाया गया है। यहाँ पे रीमर, तो यह रीमर है जो कि किसी भी होल की फिनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जब हमारा ड्रिल के द्वारा होल कर दिया जाता है तो उस होल को एक्यूरेट साइज का बनाने, फिनिशिंग तक ले जाने के लिए या फिनिश करने के लिए उस होल का हम किसका यूज करते हैं, रीमर का यूज करते हैं। स्पॉट फेसिंग मैंने बताया था कि स्पॉट फेसिंग टूल की बात कर रहा है, तो यह देखिए स्पॉट फेसिंग टूल, यह स्पॉट फेसिंग यहाँ करके दिखाया गया है और यह स्पॉट फेसिंग टूल है। मैंने बताया था कि यह यूज होता है जब कोई सरफेस हमारी खुरदुरी हो, कोई भी सरफेस है खुरदुरी और उस पर अगर आपको बोल्ट लगाना है, नट लगाना है, वाशर लगाना है, तो अगर सरफेस हमें बराबर नहीं मिलेगा, खुरदरापन रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो क्या होगा, वाशर या बोल्ट सही से वहां पे बैठेगा नहीं। तो बोल्ट का हेड या नट या वाशर सही से यहाँ पे बैठ सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट फेसिंग टूल की मदद से हम लोग पूरे सरफेस को नहीं क्लीन करेंगे, जितना दूर हमारा वो हेड वाशर आना है या नट आना है उस वाले एरिया को स्पॉट फेसिंग टूल की मदद से क्या करेंगे, उसको प्लेन या समतल बना देंगे। यही हमारा स्पॉट फेसिंग होता है। काउंटर बोरिंग क्या है, तो यह जो फिगर है काउंटर बोरिंग का, यह भी क्वेश्चन आपका पीछे आ चुका है कि हम लोग क्या करते हैं, दिए गए होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा कर देते हैं ऊपर से, इनलार्ज द होल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम क्या है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। देखिए ड्रिल बिट में एक्स के रूप में, यह ड्रिल बिट दिखाई गई है और इस वाले को पूछ रखा है भाई, दोनों कटिंग एज के बीच का एंगल ही तो पूछ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं।
कटिंग एंगल भी कह सकते हैं, पॉइंट एंगल भी कह सकते हैं, काटने वाला एंगल है पॉइंट एंगल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट एंगल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैंने बताया तो भी था कि जनरली हम लोग कितना 118 अंक रखते हैं। अगर पूछ ले कि सामान्यतः ड्रिल बिट में पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है तो 118 अंक होता है, ठीक है। हेलिक्स एंगल, तो यह वाला फिगर जो हेलिक्स एंगल के अभी हमने पीछे देखा भी कि ये 3 टाइप के होते हैं, HNS, हार्ड वाला, नॉर्मल वाला, सॉफ्ट वाला, कौन सा किसके लिए था, एंगल क्या था, मैं पीछे बता चुका हूं। और हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो ड्रिल की एक्सिस और फ्लूट के बीच जो एंगल बनता है, ड्रिल की एक्सिस और फ्लूट के बीच जो एंगल बनता है वो हेलिक्स एंगल बनता है। कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम में कि हेलिक्स एंगल किससे बनता है, तो रेक एंगल से हमारा लगभग हेलिक्स एंगल बनता है। रेक एंगल, हेलिक्स एंगल ये सब एक ही हो जाते हैं। आगे क्या आपका चीजल एज एंगल, यहाँ ऑप्शन डी देख रहे हैं, लीड एंगल है, लीड एंगल कोई नहीं है इसमें, चीजल एज एंगल होता है। तो यहाँ पे जो फिगर है आपका चीजल एज एंगल का, चीजल एज एंगल में क्या होता है, तो देखिए यह जो एज होती है ना, इसको चीजल एज कहते हैं। क्या बोलते हैं, चीजल एज बोलते हैं। और ठीक है, यह वाला जो है हमारा चीजल एज होता है, या वेब एंगल भी, चीजल एज एंगल को वेब एंगल भी बोल देते हैं। और यह जो होता है हमारा क्या, लीफ होता है। तो चीजल एज और यह क्या हो गया, लीफ हो गया। तो चीजल एज और लीफ के बीच जो एंगल बनता है हमारा क्या होता है, चीजल एज एंगल रहता है। यह हमारा 120 डिग्री से 135 डिग्री रहता है, चीजल एज एंगल, ठीक है। कितना रहता है, 120 से 135 डिग्री रहता है। सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लिख रही है, चीजें हमें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कैसा हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है ना। हाँ कि मजा आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, पूरी चीजें क्लियर है, तो कमेंट पढ़ करके हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो ठीक है, जो चीजें हम लोग मेहनत कर रहे हैं सबको समझ में आ रही है। और तो कोई तरीका है नहीं कि जिससे पता चले, ठीक है। चलिए बाकी हमसे इस तरह वही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।